अतिथिगण और आज इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उपस्थित हुए सभी हमारे यहाँ पर उपस्थित जनप्रतिनिधि और सभी आसपास से आए हुए सभी पंच प्रमुख, सभी भाइयों और बहनों और सभी मेरे युवा साथी, मातृशक्ति के रूप में मैं भी सभी मेरी माता और बहनों और मीडिया के प्रति आज सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहता हूँ कि मुझे आना तो था थोड़ा पहले, लेकिन थोड़ा विलंब हो गया। पीछे कार्यक्रम ज्यादा हो गए। प्रधानमंत्री जी का आज जन्मदिन है, इसलिए सब जगह कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम रखे, क्योंकि इतना उत्साह था कि मोदी जी का जन्मदिन हर कोई व्यक्ति मनाना चाह रहा था। इसलिए जब मैं वहां से रवाना हुआ तब से लेकर रास्ते में सब जगह यही कार्यक्रम थे। इसकी वजह से मैं आपके बीच में विलंब से पहुंचा और निश्चित रूप से इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। और आज प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है। इस अवसर पर मैं प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी दीर्घ आयु हो और इसी तरह से देश की सेवा करते जाए। इस समाज, इस राष्ट्र की सेवा करना मैं सोचता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। प्रधानमंत्री जी ने अपना पूरा जीवन ही देश को समर्पित कर दिया। जब वो 17-18 साल की उम्र में थे तब घर छोड़कर निकल पड़े। 18 साल की क्या उम्र होती है? एक आदमी अगर युवा को देखते तो 18 साल के अंदर वो शायद अपने पूरे जीवन के अंदर क्या करने वाला उसकी समझ भी नहीं होती है। और उस समय के अंदर प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मेरा जीवन तो सिर्फ मेरे देश के लिए समर्पित है। मुझे न तो कोई शादी करनी है, न मुझे घर में रहना है। मुझे तो सब ऐश मौज या अपने जो भी काम कर्तव्य सब दूसरे परिवार के छोड़ के मुझे तो अपनी देश की सेवा करने के लिए निकल पड़ना है। और आज प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पूरे देश के लिए काम कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं। ये हम सबको अपनी आंखों से देखने का सौभाग्य मिल रहा है। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बचपन में बहुत कष्ट किए। उन्होंने बचपन में चाय बेची और उसके साथ ही अन्य काम भी छोटे मोटे जो होते थे करने पड़ते थे, क्योंकि जीवन के अंदर उनके पिताजी वो इतने पैसे वाले धनाढ़ी नहीं थे, सामान्य परिवार से जीवन जीने वाले थे। इसलिए उन्होंने उस समय जो संघर्ष देखा, काम किया और धीरे धीरे जब जीवन आगे बढ़ने लगा तो उन्होंने समाज की सेवा करते हुए संघ का काम किया। आरएसएस के प्रचारक के रूप में उन्होंने लगभग देश के प्रत्येक कोने में जाना, उन्होंने जाकर सेवा की और वहां जीने वाले लोगों के सामाजिक मूल्यों को समझने की कोशिश की कि किस तरह से सामाजिक लोग क्या काम करते हैं, कैसे करते हैं, क्या कष्ट है। और ये जब धीरे धीरे आगे बढ़ते गए तो उसके बाद में आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री बनी और मुख्यमंत्री बनने के बाद में उन्होंने गुजरात की सेवा की। गुजरात दूसरे प्रदेशों की तरह ज्यादा विकसित नहीं था। कुछ राज्य ऐसे थे जो विकसित थे, लेकिन गुजरात राजस्थान की तरह ही था। राजस्थान के अंदर जिस तरह से अकाल पड़ते थे वैसे ही वहां अकाल भी पड़ा करते थे। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने किसानों की बात को ध्यान में रखा, उन्होंने गरीबों की बात को मध्य में रखते हुए काम करना प्रारंभ किया और देखते ही देखते उन्होंने गुजरात का इस तरह से विकास कराया कि गुजरात एक मॉडल राज्य बन गया कि दुनिया के राजस्थान हिंदुस्तान के अंदर की सबसे विकसित अगर कोई राज्य कौन सा है तो गुजरात का नाम लिया जाने लगा और एक मॉडल राज्य कहते हैं तो वो गुजरात को कहलाया गया। और वो मॉडल हर राज्य चाहता था कि गुजरात मॉडल हमारे राज्य में भी लागू हो जाए। ये जब राज्य मॉडल राज्य बनने लगा तो एक पूरे देश के अंदर, एक जनमानस के अंदर एक विचार आने लगा कि हमारा प्रधानमंत्री अगर नरेंद्र मोदी जैसा हो, अगर प्रधानमंत्री मोदी जी जैसा बन गया तो हमारा गुजरात में जिस तरह से विकास हुआ वैसा पूरे देश का विकास हुआ। और जनता ने उन पर विश्वास किया
और उसके बाद में आपने देखा होगा पिछले 8 साल से भारत सरकार में वो प्रधानमंत्री है, और प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए कि जो देश कभी लोग कहते थे गरीबों का देश, दुनिया के अंदर भारत की प्रतिष्ठा सम्मान इतना नहीं हुआ करता था। दुनिया के अंदर लोग कहते थे ये गरीबों का देश है, हिंदुस्तान है तो ये तो गरीबों का देश है, क्योंकि आप और हम सब जानते हैं हमारे यहाँ पर रोटियां बनाने के लिए मैंने कहा जाती थी, कैसे करती थी, लकड़ियों पर रोटी बनाती थी, आंखों में आंसू आते थे, मेरे वो रोटी बना हमारे को खिलाती थी। ये मैगजीन के अंदर फॉरेनर्स विदेशी आते थे, वो खींचते और मैगजीन में छापते थे, अखबारों में छापते थे, पूरी दुनिया में वो फोटो जाते थे। हमारी बहनें पानी लाती थी 10-10 किलोमीटर से, 5-5 किलोमीटर से, घड़ों के ऊपर लेकर आते थे, वो फोटो छापते आते, हम बड़े चाव से फोटो खिंचवाते। हमें पता नहीं वो इस फोटो का करेंगे क्या, लेकिन वो फोटो ले जाकर दुनिया के मीडिया अखबारों में वो दिया करते थे। घरों में लाइटें नहीं होती थी, जब लाइटें भी नहीं होती थी तो दीपक के अंदर, लाइट के अंदर बच्चा कोई पढ़ता हुआ बेटी या बहन दिखती थी या भाई दिखता था तो उसका फोटो खींचते थे कि यहाँ देखिए गुजरात राजस्थान हिंदुस्तान के अंदर कि यहाँ पर लाइट भी नहीं है गाँव के अंदर। ये फोटो फिर पूरे दुनिया के अंदर वायरल होते थे, न्यूज़ों में आते थे, अखबारों में, मीडिया में और मैगजीनों के अंदर इस तरह से छपते थे। घर कच्चे झोंपे जिसके अंदर अगर आग लग जाए तो सब कुछ खत्म हो जाए, ऐसे झोंपों में रहने वाली बहनों को बाहर बुलाते मीडिया वाले और वो फॉरेनर्स विदेशी और फोटो खिंचवाते। हम बड़े आराम से हंसते हुए फोटो खींच के भेजते थे, वो ले जाकर फिर वही स्थिति। ये फोटो जब दुनिया में वायरल होते, फोटो दुनिया में जाते, तब लोग दुनिया के लोग कहते थे कि हिंदुस्तान गरीबों का देश है। वास्तव में स्थिति यही थी। हमारे गांव में ना तो लाइट की व्यवस्था थी, ना पानी की व्यवस्था थी, ना कोई व्यवस्था, पक्का मकान नहीं, शौचालय हमारी बहनों के लिए व्यवस्था नहीं, बाहर शौच जाना पड़ता था, बुजुर्गों को शौच के लिए परेशान होना पड़ता था। ये जब सब दुनिया के मन में, हिंदुस्तान दुनिया ने पूरा देखा, भारत को कहा गरीब देश, तब मन में सोचते थे हम भी कि क्या कभी हमारा हिंदुस्तान भी विकसित देश बनेगा क्या। ये सिर्फ विकासशील करते, जब से मैं पैदा हूं तब से यही सुन रहा हूं, विकासशील देश। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने इन बातों को ध्यान में रखा कि गरीबी क्या होती है, दर्द क्या होता है, समस्या क्या होती है, उसको ध्यान में रखकर मोदी जी ने इसी में प्रारंभ किया कि मेरे लिए मकसद एक ही है कि मेरा अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति, जो गरीब व्यक्ति है, जिसके लिए हर चीज की आवश्यकता है, उसके लिए मैं योजना बनाऊंगा। और उन्होंने गांव और गरीब कल्याण के लिए समर्पित सरकार को पहले ही भाषण के अंदर उन्होंने कहा। और वो संसद के अंदर गए तो उन्होंने संसद में जाते ही आपने देखा होगा पहली बार ऐसा कोई प्रधानमंत्री होगा जिसने उस मंदिर को सलाम प्रणाम किया और दंडवत होकर संसद के आगे जाकर उन्होंने उसको नतमस्तक करके कि मैं जिस मंदिर में जा रहा हूँ, पवित्र मंदिर में जा रहा हूँ, जहां से देश दुनिया पूरी देश की नीतियां बनती है, जहां से गरीबों की योजनाएं बनती है, वहां पर मैं जिस मंदिर में जा रहा हूं वहां पर मेरे से अच्छे काम हो और देश को आगे बढ़ाने का मैं सपना देख सकूं। इस दृष्टि से उन्होंने वहां पर दंडवत होकर और अंदर प्रवेश करके और उसके बाद में ईमानदारी के साथ में देश के लिए काम करना शुरू किया। कोई प्रधानमंत्री पहले यहां से आया क्या? वो सिर्फ सत्ता में पद प्राप्त करने के लिए, कौन के प्रधानमंत्री वो राजा की तरह होते थे। लेकिन प्रधानमंत्री का उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नहीं, मैं प्रधान सेवक हूं। मैं प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता, मुझे तो मैं प्रधान सेवक हूं। इस देश का सेवक के रूप में उन्होंने अपने पद को स्थापित करने का काम किया। सेवक के रूप में उन्होंने काम शुरू किया और उसी का परिणाम है कि आज गांव में लाइटें पहुंची, गांवों के अंदर घर घर लाइट पहुंचाने की योजना बनी, उसके बाद में घर घर शौचालय बने, गरीबों को पक्का मकान देने की योजना प्रधानमंत्री आवास योजना बनी। और इस तरह से आज गांवों के अंदर हमारे गैस के कनेक्शन पहुंचे, वरना गैस का कनेक्शन कहा था भाई, शहर में भी नहीं मिलता था, ग्रामीण एरिया में तो कौन देता है गैस का कनेक्शन। हनुमान जी बड़े मन से कह रहे हैं, लटका लेकर कह रहे हैं वास्तव में बहुत कष्ट देखे हमने, तो ये सत्यता है। और हर व्यक्ति की आज से देखा होगा, अभी नई जनरेशन के बच्चे बैठे हैं, उनको पता नहीं है कि पहले क्या कष्ट होते थे। ये सिर्फ 8 साल के अंदर मोदी जी ने देश का नक्शा बदल दिया और 8 साल के अंदर हमारी सड़कें आप देख लीजिए, क्या हमने भारतमाला की सड़कें आज पूरी दुनिया के अंदर ऐसी सड़कें बन गई
पूरे हिंदुस्तान के अंदर ऐसी सड़कें बनी है जो हाईवे के अंदर हाईवे पर चलते हैं तो अपन देखते हैं कितनी शानदार सड़कें बनी है। भारत माला की सड़क सैनिकों के लिए बनी, और सैनिक अब अगर वहां से जम्मू कश्मीर से निकले और कन्याकुमारी तक जाना हो तो उनको किसी शहर को चीरते हुए जाने की जरूरत नहीं है। वो अपने वहां से भारतमाला के बॉर्डर के किनारे किनारे अपनी वहां पर सेना की टुकड़ी को लेकर आराम से जा सकते हैं। पहले हम देखते थे सैनिकों की गाड़ियां शहरों के अंदर से गुजरती थी, ट्रैफिक जाम होता था, उनको भी तकलीफ होती थी, जनता को भी तकलीफ होती थी, लेकिन उसकी समस्या का समाधान किया, भारतमाला सड़कें बनाई गई। और आपने देखा होगा पहली बार किसी हाईवे के ऊपर हवाई जहाज उतरते हुए किसी ने पहले देखा हो तो मुझे बताइए। मोदी जी ने इस प्लेन को भी इसी सड़क के ऊपर उतार कर हमें दिखाया, वो भी हमारे जिले के अंदर दिखाया, जैसलमेर बाड़मेर के अंदर। वही जहाज अगर युद्ध हो जाता है तो युद्ध की स्थिति में कोई वहां पर उतरला ही जाकर प्लेन को उतारने की आवश्यकता नहीं है, या जोधपुर के एयरबेस को उतारने की आवश्यकता नहीं है, या कोई जयपुर में कहीं उतारने की आवश्यकता नहीं है। बॉर्डर के ऊपर पाकिस्तान के पास सीमा पर हमारा हवाई जहाज उतरेगा, फाइटर प्लेन, और उनको जवाब देगा तुरंत, और फिर से अपना एम्बुलेंस लेकर और फिर वापस जाकर दुश्मन को खट्टे दांत करेगा। ऐसी व्यवस्था हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने की। आज हर क्षेत्र के अंदर ये काम किया जा रहा है, देश की प्रतिष्ठा बढ़ रही है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने ऐसी कई कल्याणकारी योजनाएं बनाई जिसके बारे में पहले सभी वक्ताओं ने बताया आपको। और इसी में किसानों के लिए भी योजना बनाई। ऐसा नहीं कि किसानों के लिए छोड़ दिया, किसानों के लिए योजनाएं बनाई कि हम सब यहाँ किसान परिवार के लोग भी बैठे हैं। जो लोग ये कहते हैं कि किसानों के लिए हमने योजना बनाई, हम किसान के लिए समर्पित सरकार है, किसानों के लिए ये करते हैं वो करते हैं, ये किया हमने वो किया। 60 साल जिन्होंने हुकूमत की इस देश में, उन लोगों ने किसानों का बजट कितना रखा था जरा उनसे पूछिए। टोटल कृषि का बजट ही सिर्फ 23,000 करोड़ 2013 में था, 13 में। उससे पहले तो कभी 15,000 करोड़, कभी 12,000 करोड़, कभी 20,000 करोड़। अरे जिस देश के अंदर 70% आबादी है वो किसान है, और उनका बजट सिर्फ 20, 25, 22,000 करोड़ रुपए, और उसमें से भी आधे से अधिक तो अधिकारियों की तनख्वाह में चले जाते। फिर थोड़ा बहुत बचते तो वो भ्रष्टाचार की स्पीड चढ़ जाते। किसान के मुंह के पास तो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर आते थे। वो लोग किसान के कल्याण की बात करते। नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तो उन्होंने किसानों के लिए कृषि का बजट जो कितना था, सिर्फ 23,000 करोड़ 2013 में यूपीए की जब कांग्रेस की सरकार थी तब था, वो 23,000 से बढ़ाकर 1,32,000 करोड़ रुपए कर दिया। क्या 23,000 करोड़ और का 1,32,000 करोड़, और उसमें से भी 65,000 करोड़ तो सीधा खाते में डालते हैं किसान के, कोई बीच में बिचौलिया नहीं। 65,000 करोड़ से अधिक उनका तो 23,000 करोड़ बजट था पूरे देश का, लेकिन मोदी जी तो 65,000 करोड़ से अधिक तो किसान सम्मान निधि के तौर पर हर 4 महीने में एक बटन दबाते हैं, और किसान के एक बटन से सीधे खाते में 2,000 रुपए पहुंच जाते हैं। कोई बीच में बिचौलिया नहीं है, किसान सम्मान निधि का पैसा मिल रहा है। अभी दीपावली आ रही है, किसानों को विश्वास है कि दीपावली अच्छी मोदी जी मनवाएंगे जरूर, और दीपावली से 5-6 दिन पहले आपके खाते में 2,000 रुपए पहुंच जाएंगे। दीपावली के अवसर पर मैं आपको बताना चाहता हूं किसान सम्मान निधि। इस तरह से प्रधानमंत्री ने किसानों के लिए योजना बनाई, किसानों के लिए एफपीओ बनाए जा रहे हैं, जिसका जिक्र मैं अभी पूरा नहीं करूंगा क्योंकि पहले आपने इसके बारे में बहुत कुछ मुझे लगता है सुना है। हमें एफपीओ के साथ में जुड़ना चाहिए, हमारे किसानों की इनकम बढ़े, किसान आत्मनिर्भर बने। इसके लिए मोदी जी की सरकार लगातार प्रयास कर रही है। एमएसपी को लागत से 1.5 गुने के ऊपर किसान को मिले, इसके लिए लागत से 1.5 गुना करने का काम एमएसपी का मोदी जी ने करने का काम किया। और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसानों के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का भी प्रावधान किया कि किसान का बेटा अगर कोई अपने गांव में अगर कृषि का उद्योग लगाना चाहता है तो उसको किसी प्रकार की समस्या नहीं आए, उसको पैसों के अभाव नहीं हो। अगर आज अभी यहाँ बिस्किट की, बाजरे के बिस्किट की बात की गई, बाजरा बिकता है 15 रुपए किलो, और बाजरे का बिस्किट बनते ही वो 500 रुपए किलो हो जाता है। अभी बाजरे का कैप यहाँ पर प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर हमने काटा, वही बाजरे का अगर बेचते, वैसे ही जाकर अगर हम बाजार में बेचते तो 15-16 रुपए किलो में बेचते हैं,
लेकिन वही अगर बाजरे का कैट बनकर अगर मेरे बाजार में बिकता है तो उसके 700 800 से 1000 रुपए रेट होती है किले की। इस तरह से अगर कोई हमारे यहाँ पर जीरा होता है, जीरे से अगर कोई किसान खेती करता है तो जीरा बेचता है तो उसको रेट मिलती है कभी 150 रुपए, तो कभी 200 रुपए, कभी 120 रुपए, ऐसा लगभग 200 रुपए के आसपास रेट रहती है। लेकिन अगर वही जीरे का मसाला बनाकर किसान बेचेगा तो उससे रेट 3 गुना ज्यादा मिलेगी। ऐसे ही अगर जीरे का जूस बनाकर बेचेंगे तो उससे 4-5 गुना ज्यादा पैसा मिल जाएगा। लेकिन किसान खुद तो बना नहीं सकता ना ये सारी चीजें। किसान इसलिए नहीं बना सकता कि पहली बार तो किसान को इस बात का नॉलेज नहीं कि फैक्ट्री बनती कैसे, फैक्ट्री चलती कैसे, बेचे तो बेचे कहां, और उसके बाद पैसा लाए तो पैसा लाए कहां। मोदी जी ने सारी चीजों की व्यवस्था की है आपके लिए। मोदी जी प्रधानमंत्री बने, मुझे मंत्री बनाया, उसी समय कहा ये चीजें करनी है, हमें नीचे तक लेके जानी है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने उसके लिए व्यवस्था की कि किसानों का एक अकेला किसान तो नहीं कर सकता, लेकिन क्या सब मिलकर किसान ऐसी फैक्ट्री लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते। इसके लिए 10,000 एफपीओ बनाए जा रहे हैं। हर पंचायत समिति में एक एफपीओ बनाया जा रहा है कि किसान संगठित हो जाए, अपने माल को वहां पर लाए, वहीं पर उसकी फैक्ट्री के अंदर वो बाजरे के बिस्किट बनाए, वहीं पर वो जीरे की फैक्ट्री बील लगाकर जीरे का जो भी मसाला है बनाना या जो भी उसके जूस बनाने की फैक्ट्री लगाकर बेचे, अनार से अनार का जूस बनाकर वो बेचे। इस तरह से अगर वो जो भी फसल होती है, अगर मान लो सरसों होती है तो सरसों की मील तेल की वो खुद किसान लगाकर तेल डायरेक्ट पैक करके बेचे। इसके लिए पैसों की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले तो मोदी जी ने कहा कि एफपीओ के अंदर जो भी पैसा चाहिएगा वो भारत सरकार, उसको कंपनी के तौर पर पैसा चाहिएगा वो भारत सरकार देगी, और उसमें किसी प्रकार का मॉर्गेज नहीं होगा। बिना कोई जमीन का कागज गिरवी रखे किसानों को पैसे की व्यवस्था करने की व्यवस्था इसमें की गई एफपीओ बनाकर, ताकि उसके बाद में ये भी है कि उनको पता नहीं कि बेचेगा। इसके लिए सीबीबीओ बनाया गया। उस सीबीबीओ को कहा गया कि 5 साल तक इस कंपनी को खड़ा करना है। वो कहां माल बेचे, फैक्ट्री कैसे बने, कैसे बनानी है, कहां पर उसकी फाइल जमा होगी, ये सारा उस सीबीबीओ का काम है। 5 साल तक उसको ट्रेनिंग देने का काम भी उसका रहेगा, ताकि 5 साल में किसान ट्रेंड होकर अपनी कंपनी को चलाने में सक्षम हो जाए, और उसके बाद में वो सीबीबीओ का काम खत्म और किसान अपनी फैक्ट्री को चलाए। इस तरह की व्यवस्था नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के लिए की। अगर कोई मेरा युवा साथी अगर चाहता है कि किसानों के लिए यहाँ पर उपस्थित है, हम सभी के किसान चाहे कि मेरे तो यूनिट खुद को लगानी है, मैं तो एफपीओ के साथ नहीं रहना चाहता, अलग से यूनिट लगाना चाहता हूं बिस्किट की फैक्ट्री, तो उसके लिए भी मोदी जी ने 2 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है कि 2 करोड़ रुपए तक अगर कोई कंपनी लगाना चाहता है या कोई सॉर्टिंग ग्रेडिंग की यूनिट लगाता है तो उसको फंड मिलेगा। वो भी 3% ब्याज की छूट के साथ मिलेगा, और उसमें भी कोई कागज गिरवी नहीं रखना है, बैंक गारंटी भारत सरकार देगी। इस तरह से व्यवस्था करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करके किसानों के जीवन को बेहतर बनाने का काम कर रहे हैं। और मैं आपको कहना चाहता हूं वो हर छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं। अगर यहां पर कोई समस्या हो जाती है तो प्रधानमंत्री जी को वहां पर पता चल जाता है, उसी दिन पता चलता है कि आज बाड़मेर के जिले में क्या समस्या हुई है, जिसकी वजह से वहां की जनता परेशान हो रही है। अभी यूरिया डीएपी की बात की गई, मैं आपको कहना चाहता हूं कई बार हमारे वहां पर हमसे पहले प्रधानमंत्री जी कार्यालय से पता चल जाता है कि आपके वहां पर यूरिया की या डीएपी की रैक पहुंचानी है, और यूरिया डीएपी की मुझे बताते हुए प्रसन्नता की बाड़मेर में जो राजस्थान में जितनी मांग की थी उससे भी अधिक बाड़मेर जिले को एक ट्रेन हमने अलग से यूरिया डीएपी को भिजवा दी, और जैसलमेर को भी अलग भिजवाई। जहां जहां भी लोगों ने मांग की, राजस्थान ने मांग बहुत कम रखी। पता नहीं उनके मन में क्या है राजस्थान की सरकार, मैं नहीं समझता वो क्या सोच के चल रहे होंगे, लेकिन उनको हमने कहा कि जितनी डिमांड आपकी, हमने पिछली बार भी कहा था कि आपको अगर यूरिया की मान लो आपको 50 टन की आवश्यकता है या 500 टन की आवश्यकता है तो आप 700 मांगिए पहले से, ताकि हमारी कंपनियां उतनी तैयार करके रखें। लेकिन वो जितनी मांग होती है उससे 10, 15, 20, 25% कम ही रिपोर्ट भेजते हैं, और उसकी वजह से ये समस्या आती है। लेकिन फिर भी हमारी सरकार ने कहा कि किसी प्रकार की किसानों की समस्या नहीं है, ध्यान रखना, और यहाँ पर ट्रेन अलग भेजी। और आज मैं यहाँ मन से कह रहा हूँ कि अगर कहीं पर भी जरूरत पड़ेगी
और ट्रेन की आवश्यकता होगी तो मैं तुरंत आपके यहाँ पर बाड़मेर और जैसलमेर हो चाहे राजस्थान में कहीं भी किसानों की जरूरत होगी, हम एक्स्ट्रा ट्रेन भिजवाकर किसान को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं आने देंगे यूरिया और डीएपी के लिए। और बताना चाहता हूं किसानों के लिए यहाँ पर क्लेम की बात है। किसानों के लिए फसल बीमा यहाँ का मिलना है बाड़मेर जिले का। राजस्थान सरकार की पुनः मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने रिपोर्ट बनाकर भी भारत सरकार को नहीं भेजा, और जब भारत सरकार के पास में रिपोर्ट आने लगी उनके उसके समय कंपनी ने ऑब्जेक्शन लगाया तो उनको निस्तारण यहीं पर करना चाहिए था राजस्थान के अंदर, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने उसका निस्तारण नहीं किया, भारत सरकार के ऊपर थोपने का काम किया। हमारे पास में आई रिपोर्ट, हमने उसके ऊपर निस्तारण करके वापस राजस्थान सरकार को कह दिया कि आप राजस्थान के बाड़मेर जैसलमेर के जो किसान है उनको क्लेम कितना बनता है वो तुरंत प्रभाव से दे दो। फिर वापस उन्होंने कोई अड़ंगा डाल के और फिर कहा कि इसको तो भारत सरकार की कमेटी में भेजकर फाइनल करवाओ। क्यों भाई? जब कलेक्टर ने यहाँ पर रिपोर्ट बना दी, कलेक्टर और पटवारी ने गिरदावरी रिपोर्ट को जब मान्य कर लिया, हमने वहां पर स्वीकार कर लिया, फिर बार बार क्यों भेजना चाहते हो? वो किसानों को परेशान करना चाहते हैं, सिर्फ उनका मकसद एक ही है कि किसानों को कैसे हम परेशान करें। गाय का हमारे कितना, उसमें भी पॉलिटिक्स की जा रही है। कितनी गायें मर गई, मैं कहता हूं भगवान भी माफ नहीं करेगा जिसके भी मन में पाप रहा होगा। गाय हमारी माता है, गो माता है, जिसमें कहते हैं 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं, और जिस दिन इस दुनिया से गाय खत्म होगी सृष्टि खत्म हो जाएगी। मैं आपको कहना चाहता हूं गाय तब तक सृष्टि है। हर प्रोडक्ट गाय से बनता है, हम सब खाते हैं, दूध पीते, दही पीते, कुछ भी करते हैं, सब उसके प्रोडक्ट से बने हुए होते हैं। लेकिन उस गाय के अंदर भी जब ये बीमारी आने लगी गुजरात के अंदर, जब पहले आई तो उस समय गुजरात के ही हमारे भारत सरकार के पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला जी थे अभी। तो पुरुषोत्तम रूपाला जी को पता था कि गुजरात में गायों को जिस तरह से लंपी की वजह से बीमार हुई है, ये गायें राजस्थान के अंदर भी कुछ गायों की संख्या आई है, तो इसका इलाज होना चाहिए। उन्होंने बिना भारत राजस्थान की सरकार को कहे कि मैं कल आ रहा हूं जयपुर के अंदर, सभी अधिकारी इकट्ठे हो जाओ राजस्थान सरकार के। किसी भी प्रकार में बाड़मेर या जैसलमेर के अंदर या राजस्थान के अंदर ये गाय की बीमारी आगे नहीं बढ़नी चाहिए। जो भी भारत सरकार से सहयोग चाहिए मैं करने के लिए तैयार हूं। उन्होंने वहां पर जयपुर आए, बिना भारत सरकार की मांग किए राजस्थान की सरकार से मांग की। राजस्थान सरकार ने नहीं कहा मंत्री जी आप आओ या हमें कोई सहयोग करो, उनको तो पता ही नहीं कि बीमारी फैल रही है। और उन्होंने आकर कहा आज से 3 महीने पहले कि ये इस तरह की बीमारी है, इसका आप जितने भारत सरकार से पैसों की आवश्यकता है जितनी करिए व्यवस्था करेंगे, आप तो इसका इलाज वैक्सीनेशन कीजिए, टीकाकरण कीजिए। टीकों की आवश्यकता होगी उतना भारत सरकार देगी। हर गाय जो ठीक है उसके भी लगाओ, जो बीमार होकर ठीक होगी उसके भी लगाओ। और मुझे उन्होंने उस समय कहा कि हमारे को इसके लिए 5 करोड़ रुपए चाहिए। तब उस समय रूपाला जी ने कहा था कि आपके पास में हमने 8 करोड़ रुपए दे रखे, आप 8 करोड़ पहले तो दिया वो खर्च करके, और उसके बाद में हमें कहोगे तो हम आपको और पैसे दे देंगे, लेकिन पहले वाला खर्च तो करो, पॉलिटिक्स क्यों कर रहे हो? फिर भी आज वैक्सीनेशन की उन्होंने फिर मांग की, तो आज लगभग 65,000 से अधिक टीके हमने राजस्थान सरकार को दे रखे, लेकिन उसके बावजूद भी टीके लगाने में वो कोताही बरत रहे। इतनी गायें मरने के बावजूद भी पॉलिटिक्स। दुख होता है ऐसी चीजें जब होती है तब, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के लिए जीने मरने का सब कुछ कर रहे हैं, किसानों के लिए योजना बना रहे हैं, गरीबों के लिए योजना बना रहे हैं, लेकिन उसके अंदर जब राजस्थान के अंदर राजस्थान की सरकार है वो उसमें पॉलिटिक्स करती जा रही है। राजनीति करके किस तरह से इस तरह से करेगी। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज यहाँ पर लाइट की ट्रिपिंग होती है। मैं अभी आया, रास्ते में किसान धरने पर बैठे थे, वहां पर उनके लाइट के कनेक्शन 3-3 साल से उन्होंने वहां जमा करवा रखे अपने डिमांड। 3 साल पहले डिमांड जमा हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी कनेक्शन नहीं कर रहे। किसान से पैसा क्यों लिया? तुम्हारे बाप का पैसा था क्या? किसान के जेब में से पैसा लेने के बाद में आपने कैसे उसका कनेक्शन नहीं दे रहे हो? जब वसुंधरा जी की सरकार थी उस समय में विधायक था बाईतू का, यहाँ पर बाईतू के कार्यकर्ता बैठे, और उस समय ये बैठे वहां पर पीछे फोकस।
मैंने बाइकों के अंदर डायरेक्ट जोन होते हुए भी वहां पर फाइलें मंगवाई थी और फाइलों के कनेक्शन वहां पर करवाए और कनेक्शन की नई फाइलें भी जमा करवाई डायरेक्ट जोन होते हुए भी। और कितने हजारों बोल रहे पीछे, हमने जमा भी करवाई और हमारी कार्यकाल में कनेक्शन भी उनके सारे करवा दिए। यह है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और उनकी सरकार में फर्क। 3 साल हो गए कनेक्शन नहीं दे रहे किसानों को। लाइट आती है तो ट्रिपिंग होती है, आधा घंटा लाइट आती है, आधा घंटा चली जाती है, आधा घंटा आती है, आधा घंटा चली जाती है, कभी 5 मिनट आती है तो कभी किसी तरह से। इस तरह से किसानों को परेशान कर रखा है। कहते हैं कि किसानों का हमने तो ऐसे कर देंगे, लाइट का आपके बिल कम कर देंगे, नहीं लेंगे, क्या लोगे, हमारे तो नुकसान हो गया फसल का ही। कितना नुकसान हुआ उसकी भरपाई करोगे क्या, जिसकी वजह से हम फसल के अंदर पानी नहीं दे पाए। इस तरह से मैं कहना चाहता हूं कि एक तरफ तो वो सरकार है जिसने इस राजस्थान को गर्त में डालने का काम किया। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ी हुई, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं, कभी किसी की हत्या हो जाती है पता नहीं चलता। तुष्टीकरण की नीति करने वाली है सरकार, जहां राजस्थान के अंदर क्राइम के अंदर 1 नंबर पर, महिलाओं के क्राइम में 1 नंबर पर, भू माफिया, बजरी माफिया। बजरी लाने के लिए कभी कोई जाता है ना यहां से तो उनकी क्या दुर्दशा होती है, बीच में गुंडे बिठा रखे हैं इन लोगों ने। बजरी लेकर कोई अगर गाड़ी आती है तो पीछे पुलिस तो भाग में आती है, गुंडे पहले आते हैं और उनके पीछे पुलिस चल देती है साथ साथ। गुंडों का राज बना हुआ है राजस्थान, ऐसा बना दिया इन लोगों ने। राजस्थान के अंदर गुंडा राज, जैसे कभी कोई लूट रहा है, मंत्री लगे हुए बस अपनी दोबारा तो सरकार आनी नहीं है, एमएलए भी इसी में लूटने में लगेंगे, अब तो सरकार कभी आएगी नहीं, खाओ जितना खा लो, लूट लो इसको। पूछ रहा अशोक जी को भी पता है कि मैं किसी को बोल के कहूंगा तो ये भाग के चला जाएगा, मेरी सरकार गिरा देगा, डर रहे वो भी, इसलिए सबको छूट दे रखी है, लूटो लूटो तुम पर मेरी सरकार मत जाने देना। अरे ये चीज कब तक चलेगी, ये प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में अगर आप जनता का काम करोगे, अगर जनता का काम करोगे तो जनता पुनः आपको बिठा देगी। आज तुम्हारा सोचो कभी बैठ कर कि एक समय था पूरे हिंदुस्तान में तुम्हारा शासन था, पूरे हिंदुस्तान में हर राज्य में इनकी सरकारें थी, अब तुम 1-2 राज्यों के अंदर रह गए हो। क्यों रह गए, कभी मंथन करो। भेदभाव करते हैं यहाँ पर, ये बीजेपी का, ये कांग्रेस का, ये सपा, ये पप्पा, पता नहीं किसका किसका। इस तरह से वो करते जा रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि तुम अपने आकलन करना कि तुम क्यों खत्म हुए, और इस तरह से करोगे तो ये अंतिम समय चल रहा है, पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस मुक्त हो जाओगे। इसलिए आप तो ये राजनीति करना, छोटे गायों के नाम पर, किसानों के नाम पर, किसानों को लाइट दो, समय पर कनेक्शन तुरंत करवाओ, डीएपी यूरिया जो मिलनी चाहिए जिस किसान को उसको दो, भारत सरकार भेज रही है उसको कम से कम पहुंचाओ तो सही, उसको वो तो काम तुम कर लो। इस तरह से राजस्थान के अंदर देखें, और भारत सरकार में जहां प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि एक विजन लेके चल रहे हैं, वो तो प्रधानमंत्री जी आज बात कल की नहीं करते। इस देश में जो प्रधानमंत्री हुए पहले, उनकी सोच कितनी थी, इतनी सी थी। वो बात करते थे, आपने देखा होगा उसका इससे बड़ा क्या उदाहरण होता है, पंचवर्षीय योजना बना रहे हैं हम, पंचवर्षीय योजना बनाते हैं, पंचवर्षीय 5 वर्ष की योजना बने, तुमको पता है 5 साल बाद पता नहीं कौन आएगा, इसलिए उनकी सोच इतनी थी। लेकिन नरेंद्र मोदी जी कहते हैं हम जो भी योजना बनाएंगे वो 25 साल की सोच कर बनाएंगे, आज की बात नहीं करेंगे हमारे कल क्या होगा, हमारे 25 साल बाद देश का क्या होगा। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने इस बार लाल किले से प्राचीर से कहा था, 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, आजादी के 75 साल मना रहे हैं। लेकिन 75 साल से लेकर और जो 100 साल हम आजादी के मनाएंगे, ये 25 साल है, ये आजादी का अमृत काल होगा, अमृत काल होगा। उस अमृत काल के अंदर हम संकल्प लेते हैं, हम संकल्प लेके चलते हैं कि हमारा भारत, हमारा देश विकसित देश नहीं, गरीबों का देश नहीं, हमारा देश अमीरों का देश बनेगा, गरीबों का देश नहीं बने, हमारा देश विकसित देश बनेगा। जिस तरह
जैसे अमेरिका और इंग्लैंड है उनसे भी आगे निकले, ये सोच लेकर प्रधानमंत्री जी चल रहे हैं। और वो 25 साल बाद ये भी सोच के चल रहे हैं कि किसान ऋण लेने वाला नहीं, किसान आने वाले समय में किसान ऋण देने वाला बने, ऋण देने का दाता बने, ये सोच बन रही है। आपने देखा होगा कि ये जब व्यापारी किसान बन जाएगा, फसल का प्रोडक्ट अपनी प्रोसेसिंग करके बेचेगा, उस समय किसान की कोई किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। रेट हम खुद तय करेंगे, किसान बैठकर, अभी व्यापारी तय करता है। आज ये अभी यहाँ पर लेके आए दिनेश जी, कितना सा एक छोटा सा पैकेट है जिसके अंदर कुछ सांगरी है, कुछ अपने कैरी है, कुछ और इस तरह से अपने खेत में पकने वाली चीजें ही है। और ये जो लेके आए उसकी अगर अपन बात करें तो अपन तो सांगरी को क्या करते हैं, बकरियों को खिलाते हैं। कोई बना रहे, हम तो बकरियों को खिलाते हैं सांगरी, और बाजार में बेचते तो 150 रुपए किलो के अंदर बेच देते हैं। लेकिन यही सांगरी अगर एफपीओ के माध्यम से अगर इस तरह से पैकिंग करके और अपनी खुद की रेट कि मेरी ये सांगरी और ये जो पैकेट है इसके मैं 2000 रुपए लूंगा, तो ऊपर 2000 लिख के भेजेंगे तो 2000 में ही बिकेगी, ये रेट हमारे एफपीओ के अंदर तय होगी। ये है मोदी जी की सोच, इससे किसान व्यापारी बनेगा। इसलिए मैं आप सबसे अब ज्यादा समय नहीं लूंगा, काफी समय होगा, आगे भी कार्यक्रम है, आप भी सुबह से बैठे हैं, बहुत कुछ बातें कहने की, लेकिन मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि अब हमारा देश है, उसको विकसित बनाना है तो सबको साथ देने की जरूरत पड़ेगी। नरेंद्र मोदी जी अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे, इसीलिए मोदी जी ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सभी का प्रयास। तो ये जो एफपीओ के मेंबर बनना, एफपीओ से फैक्ट्री चलाना और इसके लिए अन्य अन्य योजनाओं का लाभ लेना, ये सारे मोदी जी इसीलिए कर रहे हैं। इन योजनाओं का आप लाभ लें और देश को आगे बढ़ाने का हम सब मिलकर संकल्प लें। और जब आजादी के 100 साल मनाए उस समय मैं युवा जो लोग बैठे हैं उनके लिए कहना चाहता हूँ, आपके पास में तो बहुत समय, आप तो अपनी आंखों से देखेंगे कि जिसकी शुरुआत हमने की वो हमारी आंखों से हम 25 साल बाद में भारत को विकसित होता हुआ देखेंगे। ऐसी संभावना के साथ आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।